Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita presenting here today with another important topic of IPC. In the last previous class of IPC, we have already discussed about various definitions. First one is voluntarily, next we have discussed offense, उसके बाद हमने स्पेशल लॉ, लोकल लॉ और इलीगल वर्ड को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जितनी नॉलेज थी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका कोई डाउट उसमें रह गया हो तो आप जो है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप कमेंट करते नहीं हो, आपको तो सब समझ आता है। दो ही प्रकार के स्टूडेंट्स जो है कमेंट नहीं करते, या तो जिनको पूरा समझ आ गया हो या जिनको कुछ भी समझ ना आया हो। अब मुझे नहीं पता कि आप किस प्रकार के हो। अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे कंसेप्ट अच्छे से आप ग्रैब कर पाओगे, ग्रैंड कर पाओगे। चलो आज हम फर्दर जो है आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वैसे देख ही लिया था कि एक बार रिवाइज कर देती हूँ। क्या था सेक्शन 39, क्या था वॉलंटरली। उसके अंदर क्या तीन चीजें इंक्लूड थी मैंने इसमें बताया था आपको। फर्स्ट था इंटेंशन, सेकंड था नॉलेज और थर्ड वन इज रीजन टू बिलीव। तीसरा कौन सा था? रीजन टू बिलीव। तो ये तीनों के तीनों टर्म जो है मैंने बताई थी। उसके बाद हमने करा था सेक्शन 40 ऑफेंसेस। इसका मेन क्रैक्स यही था, अ थिंग पनिशेबल बाय अंडर दिस एक्ट। फिर हमने थिंग्स के अंदर मैंने एक्ट बता दिया था, ओमिशन और एक्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। फिर सेक्शन 41 जो था वो स्पेशल लॉ था जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे था, और फिर 42 में था लोकल जो पर्टिकुलर एरिया पे था। 43 था इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। लीगली बाउंड टू डू, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो गई थी? सबसे पहला लीगली बाउंड टू डू था, लीगली बाउंड था करने के लिए। फिर वो क्या माना जाएगा? ऑफेंस। एक तो लीगली बाउंड टू डू हो गया एक कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ऑफेंस की आ गई जो सेक्शन 40 में था। फिर बात करी थी हम इसके अंदर नेक्स्ट टर्म क्या थी? नेक्स्ट टर्म थी पनिशेबल बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया था। और थर्ड क्या था? सिविल एक्शन। तो ये तीन टर्म है जो आपको याद रखनी है। जब प्री का एग्जाम होगा तब भी आपके लिए यूजफुल होगा और मेंस के एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा। चलो आज का हम नेक्स्ट करते हैं इंजरी। आज थोड़ा फास्टली लेके चल रही हूँ मैं, क्योंकि हमें जनरल एक्सप्लेनेशन का कंसेप्ट आज क्लियर कर देना है, कंसेप्ट कवर कर देना है। उसके बाद हम पनिशमेंट का मैं जो है आपको उसी हिसाब से लेके चलूंगी। पनिशमेंट का एक बार छोड़ देते हैं, हम जनरल एक्सेप्शन को स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पनिशमेंट तो इतना ज्यादा टफ नहीं है, पनिशमेंट को तो साथ में सीआरपीसी के साथ कवर करना पड़ता है। तो जब सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे तब पनिशमेंट कर देंगे या फिर लास्ट लेक्चर उसका रखेंगे। अब बात आती है इंजरी। इंजरी में क्या है? इंजरी चार तरह की इंजरी है। इंजरी में क्या आएगा? पहला तो हार्म होना चाहिए, किसी प्रकार की चोट होनी चाहिए। वो चोट किस प्रकार की होनी चाहिए? whatever illegally caused to any person, किसी भी व्यक्ति को इलीगली होनी चाहिए। इलीगली का मतलब जो हमने इलीगल वर्ड पढ़ा उसी से निकल के आएगा। कौन सी चार प्रकार की चीजें हैं इसमें? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी पर आपने इंजरी करी, माइंड पर करी, रेपुटेशन पे करी या प्रॉपर्टी पे करी। बॉडी का एग्जांपल मान लो 302 मर्डर का हो गया या अटेम्प्ट मर्डर का हो गया या 304 का हो गया। ए बी जो होते हैं वो सारे बॉडी के रिगार्डिंग होता है। माइंड के रिगार्डिंग क्या होता है? क्रूरटी जो होता है कंसेप्ट, क्रूरटी का जो कंसेप्ट है 498 ए में वो क्या है? माइंड पर इफेक्ट डालते हैं। फिर रेपुटेशन की बात है, उसके लिए हमारा कौन सा ऑफेंस है? डेफेमेशन। डेफेमेशन है कि मेरी जो माना नहीं करती। और फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है रॉबरी, थेफ्ट एटसेट्रा।
तो ये 4 प्रकार की इंजरी की बात की गई है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। जब आप किसी की बॉडी पर अटैक करते हो, किसी वेपन से अटैक करते हो, दैट इज एन ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब हार्म होना चाहिए, इलीगली होना चाहिए। इलीगली का मतलब होगा ऑफेंस होगा या प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, या आप सिविल एक्शन ले सकते हो। जैसे डेफेमेशन में आप सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों एक्शन ले सकते हो। तो इस प्रकार से इस जो कोई भी ऐसी इंजरी, ऐसी कोई चोट जो है इलीगली हो, इसके अंदर एक लैंडमार्क केस है, मेरे माइंड में आ गया कि लैंडमार्क केस कौन सा है जो काफी जगह यूज होता है, मॉडेस्टी के रिगार्डिंग भी यूज होता है, वैसे आप इस कंसेप्ट में भी यूज कर सकते हो। रूपनदेव बजाज वर्सेस केपीएस गिल, ये मेरे माइंड में नहीं है कौन सा है, लेकिन आपको केस का माइंड में होना चाहिए। ये 354 के रिगार्डिंग है ये, ठीक है, मॉडेस्टी वाला जो केस होता है। इसमें क्या था, ये एक आईएएस ऑफिसर थी, ये एक डीजीपी थे, बड़े अधिकारी थे पंजाब के। एक पार्टी में दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है, पार्टी में मौज मस्ती भी करते हैं लोग, शराब पी रखी थी इन्होंने, ड्रिंक कर रखी थी केपीएस गिल साहब ने। इन्होंने क्या किया, उसको टच किया होगा कोई गलत तरीके से, और जब वो उसके हिसाब से नहीं चली तो इन्होंने क्या करा, इसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो थप्पड़ क्या था, बॉडी पर इफेक्ट डाला। सबसे पहले चीज बॉडी पे इफेक्ट डाला, थप्पड़ पड़ा उसको गाल के ऊपर, असोल्ट हुआ। उसके बाद सेकंड चीज इसके माइंड पे असर पड़ा। माइंड पे कैसे पड़ा, एक रेपुटेटेड अधिकारी है, उसको कोई एक डीजीपी है, कोई भी आदमी एक लेडी को थप्पड़ मार रहा है तो उसके दिमाग पे तो असर होगा, उसकी रेपुटेशन पे असर पड़ा। अधिकारी है, उसको आप अगर ऐसे ट्रीट करोगे तो रेपुटेशन तो उसकी जाएगी। उसके बाद रेपुटेशन, प्रॉपर्टी का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं। तो ये 3 जो है चीजें इसमें शामिल थी। इंजरी के लिए कोई एक भी हो सकती है, तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर छेड़खानी का जो है मोडेस्टी का 354 का चार्ज लगा, 509 के साथ लगता है 354 जब भी लगता है मोस्टली चार्ज लगा। इसको निचली कोर्ट में छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। ये बात कही गई कि एक छोटा सा तो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, दिस इज नॉट ए स्मॉल एक्ट, दिस इज द वेरी बिग एक्ट। बिग एक्ट आप किस सेंस में लोगे, एक तो बॉडी पर इफेक्ट डाला गया है, आपने थप्पड़ मारा है, टच किया उनको। अगर आप टच करोगे, कोई एक्ट आपने किया है, क्रिमिनल एक्ट है वो, माइंड पे इफेक्ट पड़ा है, रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ा है, और उस लेडी की मॉडेस्टी जो है आउटरेज हुई है, मॉडेस्टी को आपने आउटरेज किया है, गरिमा भंग की है उनकी, चाहे वो एक थप्पड़ ही हो। लेकिन ये 354 के अंदर इसको हेल्ड किया गया, और मेनली ये केस जो है सेक्शन 354 से डील करता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा इसके साथ रिलेट करके समझा दिया कि ये सेक्शन आप जो है इस केस में आप कैसे लेके चल सकते हो। तो किसी प्रकार का बॉडी, माइंड, रेपुटेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा, वो क्या आएगा, एक एक्ट में आ जाएगा, इंजरी में आ जाएगा। और वो इंजरी जो है रूपनदेव बजाज को हुई। हालांकि इनको पैरोल पे छोड़ दिया गया था क्योंकि रेपुटेटेड अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि पनिशमेंट तो होनी चाहिए, इनको गिल्टी होल्ड किया गया। और ये जो आईएएस ऑफिसर थी, ये अपने कहते हैं ना कि धर्म ईमान पे पक्की थी, तो इन्होंने इनको गिल्टी होल्ड करवाया। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस केस। इसे चाहे आप कितना ही डिटेल में इसके फैक्ट्स पढ़ लीजिए, लेकिन जितना क्रक्स था मेनली मैंने आपको इसे समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 45 की। अब तो छोटे छोटे सेक्शंस ही रह गए, कोई ज्यादा डिटेल में समझाने का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्पज है कंसेप्ट कवर करवाने का, वो तो मैं करवाना ही है। सेक्शन 45 और 46 को आप इकट्ठा याद करना। सेक्शन 45, 46, 45 बात कर रहा है लाइफ की और 46 बात कर रहा है डेथ की। जैसे 41 और 42 एक साथ याद किए जाते हैं स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की, उसी तरीके से इनको लाइफ पहले आई थी या डेथ पहले आई थी। पहले तो हमारा जीवन स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे फिर हम मौत तक पहुंचते हैं, और डेथ जो हमारी लास्ट मंजिल होती है, लेकिन लोग उसको नहीं समझते। लोग, कोई कहता है मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, बनूंगा, वो मेरा टारगेट है, वो ठीक है, जब तक जीवित है तब तक वो टारगेट है, लेकिन लास्ट हमारी जो मंजिल है वो क्या है, डेथ ही है। जो गाना नहीं है मुकद्दर का सिकंदर का कि जिंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेके जाएगी,
तो वही चीज है, लाइफ जो है पहले आई थी। लाइफ कहता है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात हो रही है, लाइफ है वो ह्यूमन बीइंग है, और डेथ जो होगी वो भी ह्यूमन बीइंग की होगी। तो यहां ह्यूमन बीइंग ले लिया, तो क्या यहाँ पे जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनके साथ, डॉग्स है या पेट वगैरह है, उनके साथ कुछ गलत कर दिया जाए तो क्या कोई पनिशमेंट नहीं है पनिशमेंट। ये ह्यूमन बीइंग जो लिया गया ये आईपीसी की सेंस में लिया गया है, और इनके रिगार्डिंग जो है अलग इनके एक्ट बने हुए हैं, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, इनको उनके तहत ट्रीट किया जाता है, पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लाइफ और डेथ किसकी होगी? ह्यूमन बीइंग की होगी। ये आप माइंड में रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसमें एग्जाम में प्री में पूछ लिया जाता है, मेंस में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप इसे सिर्फ इतना ही याद रखिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो बात आती है एनिमल की, यानी कि जब एनिमल की बात आएगी 47 एनिमल, 48 वेजल और 49 है ईयर मंथ। ठीक है, एनिमल के अंदर लिविंग क्रिएचर होगा, कोई लिविंग क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब कोई भी जीवित प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी होगा, तो उसमें आप अदर देन ह्यूमन बीइंग है, यानी कि ह्यूमन बीइंग उसको एक्सक्लूड कर दिया। ह्यूमन बीइंग आपने क्या कर दिया यहाँ पर? एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कहां पे दिया हुआ है? 40, कहां पे दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग? 40 नहीं बताया, नहीं पता चला कहां दिया है ह्यूमन बीइंग? माइंड में रखा करो, 45 और 46 में दिया हुआ है। जब ह्यूमन की बीइंग की बात करते हैं हम कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो जानवर नहीं आते। वेजल में क्या आएगा? वेजल का मतलब जो भी वाटर व्हीकल आप मान के चलो, नॉर्मल सेंस में वाटर व्हीकल, पानी में चलने वाली हर चीज, जहाज, पोत, शिप बोल देते हैं। ईयर और मंथ क्या होगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होगा, सॉरी ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से। ग्रेगोरियन कैलेंडर लिमिटेशन एक्ट में होता है, ये ब्रिटिश कैलेंडर जो है वो यूज होता है। जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है वहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है, तो वो कैलेंडर यहाँ पर नहीं, हम ब्रिटिश को लेके चलेंगे। फिर बात आती है सेक्शन। सेक्शन का मतलब है जो प्रीफिक्स नंबर है, आप सिर्फ सेक्शन सिंपल याद कीजिए, कोई का ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ ये याद करना है कि सेक्शन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। सेक्शन की डेफिनेशन 50 में दी हुई है, और ओथ किस में दिया हुआ है? 51 में। तो सेक्शन किस में दिया हुआ है? 50 में, और ओथ जो दिया हुआ है वो 51 में दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 52 में गुड फेथ, और 52A में हार्बर। सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं करना। ओथ में क्या है? ओथ में पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओथ में क्या होता है? सोलम अफर्मेशन होता है। अफर्मेशन एक तरीके से गवाही होती है ये। उसके बाद अफर्मेशन होता है जो ये कोई बात कहना। अफर्मेशन का मतलब कोई बात अफर्म करना, कबूल करना, कहना, कबूल जिसे बोलते हैं। अफर्मेशन कबूल की है कोई बात। ओथ पर डिक्लेरेशन, या कोई डिक्लेरेशन हो सकता है जो पब्लिक सर्वेंट के सामने हो, और चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, और अफर्मेशन होगी या डिक्लेरेशन होगी। डिक्लेरेशन टू पब्लिक सर्वेंट। अफर्मेशन का मतलब है बाय लॉ ऑन एन ओथ। ओथ का मतलब जो गवाहियां होती है कोर्ट में कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, वो क्या है? अफर्मेशन होती है। डिक्लेरेशन जैसे एफिडेविट वगैरह आपने दे दिए किसी अथॉरिटी के सामने, वेदर कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, चाहे वो कोर्ट हो। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है जहां पर जजेस बैठ के फैसला सुनाते हैं, एडजुडिकेशन करते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ दिया हुआ है? कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 20। कोर्ट ऑफ जस्टिस 21 में पब्लिक सर्वेंट, और 20 में है जजेस का, 19 में जजेस का। कह रहा है कि एक अफर्मेशन है जो गवाही दी जाती है, जो कबूल किया जाता है ओथ पर कि मैं इसकी कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच किसी का कुछ नहीं कहूंगा। डिक्लेरेशन टू पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो एफिडेविट्स वगैरह दिए जाते हैं कोर्ट के अंदर या कोर्ट से बाहर। जैसे मान लो मैंने किसी से गाड़ी परचेज की,
साहब जब तक वो गाड़ी मेरे नाम नहीं होती, रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो वो व्यक्ति मुझे क्या देगा, एक एफिडेविट दे देगा, डिक्लेरेशन दे देगा, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट के सामने हो या नहीं हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने हो, पब्लिक सर्वेंट के सामने भी डिक्लेरेशन हो सकती है और उसे जो है प्रूफ के तौर पे पेश भी किया जा सकता है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब जो नोटरी हो गया ना, वैसे तो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये एक बताया गया एग्जांपल के थ्रू कि नोटरी जैसे हम करवाते हैं, जो एफिडेविट वगैरह दी जाती है, वो ये चीज होती है। या कोई डिक्लेरेशन है जो आपने गवाही दे दी किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, वो एफिडेविट के थ्रू होगी या वैसे होगी, वो भी क्या है, ऑथ की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर बात आती है गुड फेथ। गुड फेथ के अंदर क्या कुछ होता है? गुड फेथ, मेरा आप में गुड फेथ है। गुड फेथ का मतलब कोई काम किसी के अच्छे के लिए करना, किसी की भलाई के लिए करना, दैट इज सेड टू बी ए गुड फेथ। इन नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल पार्लेंस में आप ये कहोगे, बट अगर टेक्निकल मीनिंग देखें, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। कोई भी ऐसी चीज गुड फेथ में नहीं होगी, नेगेटिव सेंस में लेके चल रही है डेफिनेशन, विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर। नेगेटिव सेंस में तो हम मान के चलेंगे कि गुड फेथ में क्या आएगा, ड्यू केयर, प्लस में अटेंशन, अटेंशन प्लस में विदाउट नेग्लिजेंस, विदाउट नेग्लिजेंस, प्लस में ऑनेस्टी। अब आप कहोगे ऑनेस्टी कहां से आए? ऑनेस्टी जो वर्ड है ये निकला है सेक्शन 3K22 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। एटीन 97 में दिया हुआ है ऑनेस्टी। ड्यू केयर का मतलब है कि आपने लापरवाही नहीं की, विदाउट नेग्लिजेंस इसके साथ जुड़ेगा, आपने लापरवाही नहीं की। पेशेंट है, एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, वहां जाके वो बेहोश हो जाता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है, ठीक है, सावधानी से करता है और जरूरत पड़ती है उसका ऑपरेशन करने की, उसका ऑपरेशन कर देता है उसकी जान बचाने के लिए। ये क्या है? गुड फेथ है। अगर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही करे, नेग्लिजेंस करे, मान लीजिए कैंसर ब्लड चढ़ा दिया, किसी के कैंसर था, उसका ब्लड जो है वो उस व्यक्ति को चढ़ा दिया, वो क्या नेग्लिजेंस है, तो दिस इज नॉट ए गुड फेथ। फिर बात आती है अटेंशन के साथ, ड्यू केयर और अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि वो जागरूक था, उस बारे में नॉलेज थी, एक डॉक्टर है, न्यूली अपॉइंट है, नॉट ए सर्जन, वो सर्जन भी नहीं है, ऑपरेशन कर देता है, डेथ हो जाती है, तो क्या यहाँ अटेंशन थी? नो, दिस इज नॉट गुड फेथ। ये गुड फेथ नहीं कहा जा सकता। ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर। ईमानदारी का मतलब, अब आप कहोगे ईमानदारी कहां से लाए मैडम? ईमानदारी तो हर किसी के अंदर होती है, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे अंदर भी ईमानदारी है, आपके अंदर भी है, मेरा भी जमीर है, वो अलग बात है कि सोया भी रहता है, कभी उठ भी जाता है, हर किसी के साथ होता है ये। परमात्मा की दया से मेरा जमीर अभी तक तो सोया हुआ नहीं है, उठा हुआ ही है, आगे का कह नहीं सकते। अब बात आती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है यहाँ पर डॉक्टर की किसी से दुश्मनी थी, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता है, उसके साथ मेरी रंजिश है, वो मेरे सामने आ गया हॉस्पिटल में, मुझे तो ये लगा कि हाँ हॉस्पिटल में आ गया, मेरे लिए तो मौज की बात है, मैं अपना बदला ले लूं। अगर उसने वहां पर एक कहते हैं ना कि बदला लेने के लिए उसका इलाज कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया और रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया, इट इज नॉट टू सेट बी ए गुड फेथ। तो यहाँ पर उसको ऑनेस्टी उसने नहीं दिखाई, ये गुड फेथ की कैटेगरी में नहीं आएगा। लास्ट हमारा कंसेप्ट है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है सहायता देना। ज्यादा डिटेल में समझने की इसको जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल समझ। इसमें एक्सेप्ट दिया हुआ है सेक्शन 157 और 130 को छोड़कर हार्बर के अंदर क्या क्या शामिल होता है। हार्बर का मतलब है
in the case of a husband, in the case in which the harbor is given by the wife or the husband, the word harbor include, harbor का मतलब है सहायता देना। जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जेल से हीरो भाग जाता है, भाग गया हीरो, अपनी प्रेमिका के पास गया, वहां जाके उस प्रेमिका ने उसकी हेल्प की, उसको खाना सप्लाई किया, उसको फूड सप्लाई किया, ड्रिंक सप्लाई किया, मनी दिए, क्लोथ्स दिया, आर्म्स दिए, आर्म्स का मतलब हथियार, एम्यूनिशंस दिए, गोला बारूद, कन्वीनियंस, उसे इधर उधर जाने की कोई व्हीकल दे दी, या उसने उसको असिस्ट किया, उसके साथ मिलके चली गई। किसी भी प्रकार की ये चीजें जब उसको देता है, जिससे क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट वर्ड है इवेड, इवेड अप्रीहेंशन। इवेड अप्रीहेंशन का मतलब है भागने में मदद करना, भागने में मदद। अगर भागने में उसको मदद करती है, उसको सपोर्ट करती है, दैट इज सेड टू बी ए हार्बर। तो ये है हार्बर का कंसेप्ट। आज हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है और आई होप आपको आज का कंसेप्ट जो है पसंद आया होगा, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहने चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और कोरोना काल में हमेशा ही मैं कहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, नेबरहुड का ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और नेट का एग्जाम पास आ रहा है तो आप दूसरे सब्जेक्ट, जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साथ में उठा लीजिए और थोड़ा ये लेक्चर कम कर दीजिए। जो मेनली सब्जेक्ट यूजीसी नेट में आपको आने वाला है, वो सब्जेक्ट आप ज्यादा स्टडी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।